नमस्कार साथियों, आज अपन सॉल्यूशन से संबंधित जो अपन ने लास्ट पार्ट में हिमांक में अवनमन और क्वथनांक में उन्नयन वाला टॉपिक पढ़ा था, उसी से रिलेटेड मैं न्यूमेरिकल लेके आया हूँ। जैसे कि क्वेश्चन दिया गया है, बेंजीन का क्वथनांक 353.23 केल्विन है। एक वाष्पशील विलेय के 1.80 ग्राम को 90 ग्राम बेंजीन में घोल दिया गया है, तो बने विलयन का क्वथनांक 353.11 केल्विन हो जाता है। विलेय के अणुभार ज्ञात कीजिए और बेंजीन के लिए दे रखा है Kb आपका कितना है, तो 2.53 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। देखिए इस क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है। एक दे रखा है शुद्ध बेंजीन का क्वथनांक और एक दे रखा है क्या, बने विलयन का क्वथनांक। यानी कि एक तो दे रखा है दोस्तों TB0 और एक दे रखा है TB। तो देखिए TB0 कितना है, तो TB0 है दोस्तों 353.23 और TB कितना है, तो है अपने पास 354.11 केल्विन। ये आपको वैल्यू याद रखनी है। और क्या है दोस्तों, तो देखिए वाष्पशील विलेय के यानी वाष्पशील विलेय का दे रखा है। विलेय के लिए क्या लिखना है, WB दे रखा है 1.80 ग्राम बेंजीन में, यानी 90 ग्राम बेंजीन में, तो WA दे रखा है दोस्तों 90 ग्राम। ये आपको क्वेश्चन में मेंशन है। और क्या दे रखा है, तो एक दे रखा है Kb, तो Kb है अपने पास क्या 2.53 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। ये सारी वैल्यू अपने को दे रखी है दोस्तों। अब अपने को निकालना क्या है, तो अणुभार ज्ञात करना है। बस अपने को यही देखना है दोस्तों, क्या दे रखा है और किसका रिलेशन पूछा है। तो फॉर्मूला क्या होता है, एक बार मैं फॉर्मूला लिख देता हूं कि इसका फॉर्मूला होता क्या है। तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है MB इजिकल टू होता है KB अपॉन डेल्टा TB इंटू होता है WB अपॉन WA मल्टीप्लाई होता है 1000। मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा दोस्तों, 1000। ये आपको याद रखना है। अब देखिए क्या हुआ, यहाँ पे अपने को क्या क्या गिवन है। तो अपने को गिवन है T0B TB, लेकिन अपने को क्या चाहिए, डेल्टा TB। तो डेल्टा TB होता है क्या है, तो डेल्टा TB होता है दोस्तों TB माइनस T0B। इसमें से इसको निकालेंगे तो वैल्यू रख दीजिए, क्या आ जाएगा 354.11 माइनस 353.23 बराबर में हो जाएगा 0.88 केल्विन। बराबर में क्या हो जाएगा साथियों, 0.88 केल्विन। अब आपको ये वैल्यू है आपके पास, ये वैल्यू है, सारी वैल्यू है। बस सारी वैल्यू के एक बार क्या कर दो, पुट कर दो। ये देखिए जैसे ही मैं सारी वैल्यू को पुट करता हूं तो मेरे पास MB इजिकल टू, तो MB इजिकल टू आ जाएगा KB कितना है, तो KB है ये रहा, तो आ जाएगा 2.53। डेल्टा TB कितना है, तो 0.88। अभी आपको केवल और केवल डेटा रखना है 0.88, 0.88 मल्टीप्लाई बाय WB कितना है, तो WB ये रहा है, कितना बोलो फटाफट से 1.8 डिवाइड बाय कितना है WA, तो WA कितना है 90, ये आ गया 90 और मल्टीप्लाई बाय कर देंगे 1000 से। जैसे आप मल्टीप्लाई 1000 से करेंगे आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। अगर यदि इसको काटेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा MB इजिकल टू हो जाएगा 58, MB इजिकल टू 58
ग्राम प्रति मोल, क्योंकि अणुभार की यूनिट क्या होती है, ग्राम प्रति मोल होती है अणुभार की यूनिट। अगर यदि आपको इनकी यूनिट कंफ्यूजन कर रही है तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सारी चीजें बता देता हूं। देखिए केबी की यूनिट लिख दो, क्या है, एक बार आपको यूनिट की कैलकुलेशन भी बता देता हूं। केबी की यूनिट क्या है, केजी मोल इनवर्स। टीबी की यूनिट क्या है, अरे तापांतर है, तापांतर की यूनिट क्या होती है, के डिवाइड बाय कर दो के। आगे बात समझे। WB जब दोनों सेम चीजें हैं, जब दोनों क्या है दोस्तों, सेम चीजें हैं और सेम चीजें आ गई है तो इसका मतलब अगर ऊपर भार है तो नीचे भी भार है, तो भार टू भार यूनिट क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो ये वैल्यू क्या होगी, यहाँ कैंसिल, तो बचेगी क्या, तो बचेगी किलोग्राम डिवाइड बाय मोल, यही बचा ना। अब देखिए आपने इसको पहले से 1000 से गुणा कर दिया तो ये वैल्यू भी किस में चली जाएगी, किलोग्राम वाली वैल्यू भी किस में चली जाएगी, ग्राम में। तो इसकी यूनिट आ जाएगी दोस्तों ग्राम प्रति मोल। आगे बात समझ में। तो बहुत ही इजी है, आप कंफ्यूज होते हैं तो आप उन सभी विमाओं को जो आपको गिवन है उन सबको एक साथ रख करके सोल्व कर लीजिए। चलो ये तो था क्वथनांक में उन्नयन से रिलेटेड। अब अपन बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है आपका हिमांक में अवनमन से संबंधित क्वेश्चन। देखिए आपके पास दूसरा क्वेश्चन आ गया है। क्या दे रखा है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है 25.6 ग्राम बेंजीन कितना है, सॉरी सल्फर कितना है, 25.6 ग्राम को 25.6 ग्राम सल्फर को 1000 ग्राम नेफ्थलीन में घोला गया है। मतलब जो 1000 है ये आपका क्या होगा, विलायक होगा, और ये 25.6 ग्राम क्या है, विलेय होगा। कम वाला विलेय, ज्यादा वाला क्या होगा, विलायक। नेफ्थलीन में घोलने पर हिमांक में अवनमन दे दिया है दोस्तों डायरेक्टली। तो सल्फर का अणु सूत्र ज्ञात कीजिए। बस इसके लिए अपन फॉर्मूला तैयार करते हैं। फॉर्मूला होता है Mb इजिकल टू KF डिवाइड बाय होता है TF इनटू होता है WB अपॉन WA और मल्टीप्लाई बाय कर देंगे 1000 से। मैंने कल हिमांक में और क्वथनांक में दोनों एक ही फॉर्मूले से सॉल्व करना बता रखा है, तो वो इसी फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएगा दोस्तों। हमेशा याद रखिए दोनों का फॉर्मूला एक ही है। अब देखिए अपने पास क्या क्या गिवन है। अपने पास गिवन है KF कितना है, 6.8, ठीक है। और क्या गिवन है, विलय के लिए है तो है WB इजिकल टू गिवन है 25.6 ग्राम। WA कितना है, तो WA है अपने पास 1000 ग्राम। और क्या गिवन है, हिमांक में अवनमन यानी डेल्टा TF गिवन है 0.68, ये वैल्यू अपने पास गिवन है दोस्तों, ठीक है। ये सारी वैल्यू अपने पास गिवन है, 1 गिवन, 2 गिवन, 3, 4 फॉर्मूले में रखो और सोल्व करिए। देखिए कैसे करते हैं। MB की वैल्यू कितनी है, तो MB तो अपने को ज्ञात करनी है। KF कितना है, तो KF ये रहा है 6.8 डिवाइड बाई TF कितना है 0.68, 0.68। देखिए संख्या कट रही कि नहीं कट रही, बहुत इजी वे में। अच्छा, इनटू WB कितना है, तो WB है अपने 25.6 डिवाइड बाय WA कितना है 1000। कितना इजी सवाल है। आपके दोनों ही सवाल जो मैं लेके आया हूं RBSC बोर्ड के अंदर एक उदाहरण के अंदर दे रखा है 1000, तो ये 1000 से गुणा हो गया दोस्तों। अब जैसे ये गुणा हुआ तो अब आपको दिख रही है संख्या आपस में कट रही है, ये संख्या आपस में कट जाएगी। पॉइंट हटाएंगे तो 1 0 है ना, पॉइंट हटाएंगे तो 68 से 68 कट जाएगा, बच क्या जाएगा 10। तो आंसर हो जाएगा 10 इंटू 25.6। तो MB अपना निकल जाएगा दोस्तों 10 इंटू 25.6 और इजिकल टू 10 से गुणा करेंगे तो अपना आंसर हो जाएगा 256।
आएगा कि नहीं आएगा, बस आपको ये याद रखनी है दोस्तों, है ना। अब अपन बात करते हैं पूछा क्या गया क्वेश्चन। पूछा गया है अगर यदि यहाँ अणुभार पूछा जाता है कि सल्फर का अणुभार ज्ञात कीजिए, तो Mb क्या निकला है, सल्फर का अणुभार निकला है। Mb सल्फर का अणुभार 256 है। और पूछा क्या है, इसका अणुसूत्र पूछा है। क्या पूछा दोस्तों, इसका अणुसूत्र पूछा है। तो आपको याद रखना चाहिए कि अणुभार इजिकल टू होता है क्या है, तो अणुभार इजिकल टू होता है S की बेस में N। S के बेस में क्या है, N। N क्या है, तो N है यहाँ पर जो अपना परमाणु है ना, तो उसी को अपन लिखते हैं N से। तो N है सल्फर की परमाणुकता। जैसे अपन लिखते हैं ना दोस्तों H2, यानी दो परमाणु मिलकर के एक हाइड्रोजन गैस का अणु बना है। इसी तरह से O2, दो ऑक्सीजन परमाणु मिलकर के ऑक्सीजन का अणु बना है। O3 यानी ऑक्सीजन के 3 परमाणु मिलकर के ओजोन के एक अणु बनता है। इसी तरह से मैंने इसके फॉर्मूले लिखी दिए। अब देखिए अणुभार कितना है, तो अणुभार तो आपको दे रखा है 256। अब S क्या है, सल्फर है। सल्फर का अणुभार कितना होता है दोस्तों, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूं अणुभार तो अपने को दे रखा कितना, 256। S का अणुभार, S का परमाणु भार, तो S है आपका परमाणु भार, और परमाणु भार सल्फर का होता है 32। मैंने फर्स्ट स्टार्टिंग में निकाल दिया था। तो बस N की वैल्यू निकाल लीजिए। N इजिकल टू क्या हो जाएगा, 256 डिवाइड बाय 32। और जब इससे काटेंगे तो अपना आंसर हो जाएगा 8। यानी कि सल्फर की परमाणुकता कितनी है दोस्तों, 8 है। N का मान 8 आ जाएगा। तो सल्फर का अणुसूत्र मैं लिख सकता हूं, अतः S का अणुसूत्र यानी सल्फर का जो अणुसूत्र होगा वो होगा S8। सल्फर का अणुसूत्र कितना होगा, S8। उम्मीद करता हूं ये आपको उदाहरण समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब अपन बात करते हैं अपन अगले टॉपिक की तरफ, जो अपना चौथे नंबर पे है दोस्तों। पहले नंबर पे पढ़ लिया था अपन ने कि जो अपना वाष्पदाब है उसमें अपेक्षित अवनमन पढ़ा था। दूसरे नंबर पे पढ़ा था क्वथनांक में उन्नयन। तीसरे नंबर पे पढ़ा था हिमांक में अवनमन। अब अपन बात करते हैं चौथे नंबर पे, और चौथा नंबर पे है परासरण दाब। परासरण दाब को दोस्तों नोट करते हैं पाई से। अब मैं आपको पहले परासरण से पहले जो कुछ घटनाएं होती है, तो परासरण दाब से संबंधित 2-3 परिभाषाएं हैं, उनके ऊपर डिस्कस करता हूं। एक नाम सुना होगा आपने, विसरण। इसी तरह से एक प्रक्रिया होती है परासरण, एक और प्रक्रिया होती है निःसरण। ये 3 तरह की प्रक्रियाएं होती है दोस्तों। एक होती है विसरण की प्रक्रिया, एक होती है परासरण की प्रक्रिया, और एक होती है निःसरण की प्रक्रिया। अपने लिए परासरण ही सिलेबस में है, तो अपन परासरण का ही अध्ययन करेंगे, लेकिन आपको इनके बारे में थोड़ा थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। जैसे आपने ध्यान दिया होगा दोस्तों, अगरबत्ती का धुआं सभी जगह फैल जाता है कि नहीं फैल जाता। तो अगरबत्ती की जो खुशबू है, धुआं है, उसकी फैलने की प्रक्रिया, वह जो फैल रही है, जिस विधि के द्वारा फैल रही है, वह विधि कौन सी होती है, विसरण। कौन सी विधि होती है दोस्तों, विसरण। आपने ध्यान दिया होगा कि जो किशमिश होते हैं, किशमिश का फूलना बचपन में देखा होगा, और अभी भी अगर यदि आप प्रैक्टिस करते हैं, किशमिश को पानी में डाल देते हैं तो किशमिश क्या हो जाती है, फूल जाती है दोस्तों। ये जो फूलने की प्रक्रिया है, किशमिश का फूलने की जो प्रक्रिया है, वो है परासरण। एक होती है निःसरण। आपने ध्यान दिया होगा कि अब जब आप बाइक से चलते हैं तो आपकी गाड़ी पंचर हो जाती है ना। उस समय क्या हो जाता है, ट्यूब से हवा निकलना, हवा का बाहर आना।
जो ट्यूब पंचर होती है तो ट्यूब में से एक छोटा सा छेद होता है दोस्तों, उस छोटे से छिद्र से ही हवा क्या होती है, बाहर निकलती है। जब छोटे से छिद्र के द्वारा कोई पदार्थ बाहर आती है, हवा बाहर आती है, मुक्त प्रसरण होता है। कौन सा प्रसरण होता है, मुक्त प्रसरण होता है। जो जब मुक्त प्रसरण की प्रक्रिया छोटे से छिद्र के द्वारा संपन्न होती है तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, निसरण बोलते हैं। आगे बात समझ में। यहां दोस्तों हमेशा याद रखना, तीनों ही प्रक्रिया, चाहे आप विसरण की बात करें, चाहे आप परासरण की बात करें, चाहे आप निसरण की बात करें, तीनों ही प्रक्रिया में जो भी कण होंगे, कण हमेशा उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करते हैं। कौन सी सांद्रता की ओर, कम सांद्रता वाले कण जो है निम्न सांद्रता की ओर गति करते हैं, चाहे कोई सी भी प्रक्रिया हो। अब बात करते हैं कि इन दोनों में अंतर क्या है। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है विसरण और परासरण, तो एक बार मैं आपको परासरण की प्रक्रिया परिभाषा लिख रहा हूं और साथ में विसरण की भी परिभाषा लिख रहा हूं। तो सबसे पहले मैं विसरण की परिभाषा लिख रहा हूं। विसरण होता है क्या है, तो देखिए इसमें विलय के अणु, विलय पदार्थ के अणु अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करने की प्रक्रिया को विसरण कहते हैं। ये थी विसरण की परिभाषा। इसका उदाहरण अगरबत्ती का धुएं का फैलना, अगरबत्ती के धुएं का फैलना, फैलेगा ही फैलेगा। दूसरे नंबर पे परिभाषा लिख रहा हूं साथियों परासरण की। परासरण है क्या, तो इसके अंदर दो परिभाषा है दोस्तों। हालांकि परिभाषा दोनों एक ही है, लेकिन उसमें जो वर्ड यूज कर रहे हैं कई किताबों में अलग अलग कर रहे हैं, कई किताबों में अलग है, क्योंकि बायोलॉजी वाले अलग करते हैं, केमिस्ट्री वाले अलग करते हैं। मैं आपको बताना चाह रहा हूं दोनों ही परिभाषा सही है। कुछ किताबों में विलियम्स के टर्म्स में दे रखा है, कुछ किताबों में विलाय के टर्म्स में ये दे रखा है। मैं आपको इसकी दोनों ही परिभाषा लिखा रहा हूं। इसकी जो पहली परिभाषा है वो है विलाय के टर्म्स में। किसके टर्म्स में दोस्तों, विलाय के टर्म्स में। तो देखिए विलायक के अणु विलाय के अणुओं का एसपीएम के द्वारा, एसपीएम अभी मैं डिस्कस करूंगा, अर्ध पारगम्य झिल्ली। विलाय के अणुओं का एसपीएम के द्वारा उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाने की प्रक्रिया को परासरण कहते हैं। को क्या कहते हैं दोस्तों, परासरण कहते हैं। इसकी दूसरी परिभाषा भी है जो आपको केमिस्ट्री की किताब में मिलेगी। तो देखिए वह प्रक्रम जिसमें
वह प्रक्रम जिसमें निम्न सांद्रता वाले विलयन से उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर विलायक के अणुओं का एसपीएम के द्वारा गति या द्वारा गुजरती हैं तो परासरण कहलाती है। तो वह परासरण कहलाती है। दोनों ही जो है दोस्तों लैंग्वेज थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी मीन्स एक ही है। जो आप देख रहे हैं ऊपर की तरफ, ये जो पहली डेफिनेशन लिखी है ये है आपका विलायक के रूप में। किसके रूप में है? विलायक के रूप में। अगर विलायक के टर्म्स में कोई परिभाषा लिखना चाहूं तो मैं ऊपर वाली डेफिनेशन लिखूंगा, और अगर यदि मैं विलय के टर्म्स में, विलय के रूप में कोई परिभाषा लिखना चाहूं तो ये वाली लिखूंगा। बायोलॉजी की किताब में दोस्तों ऊपर वाली डेफिनेशन दे रखी है, और जो केमिस्ट्री की किताब है उसमें नीचे वाली डेफिनेशन दे रखी है। दोनों ही डेफिनेशन सही है, ये ध्यान रखना आप। आगे बात समझ में? तो ये है आपका परासरण और विसरण। इन दोनों में कुछ अंतर होते हैं। एक बार मैं आपको अंतर बता देता हूं, क्या क्या अंतर है। तो एक साइड तो मैं लिख रहा हूं परासरण, और एक साइड में मैं लिख रहा हूं विसरण। देखिए परासरण होता है क्या है, तो परासरण में एसपीएम होती है, इसमें क्या होता है एसपीएम एब्सेंट होती है, ठीक है ना। इसमें विलायक के कण गति करते हैं, विलायक के कण गति करते हैं, इसमें विलय के कण गति करते हैं, ठीक है ना। इसे रोका जा सकता है, इसे रोक सकते हैं, इसे नहीं रोक सकते हैं। आप विसरण को रोकना चाहें, आप चाह करके भी अगरबत्ती के धुएं को फैलने से नहीं रोक सकते हैं, लेकिन आप किशमिश के फैलने को रोक सकते हैं। आप में इसमें रोकने की क्षमता है, ठीक है दोस्तों। ये तीन अंतर हैं जो आपको याद रखनी। अब इसके बाद में मैं बात करना चाहूंगा दोस्तों कि ये जो परासरण दाब है, उससे पहले मैं एक सेकंड के लिए बात कर लेना चाहता हूं कि जो एसपीएम है वो होता क्या है। एसपीएम तो ये होता है दोस्तों, एक तो होता है फिनोल तथा K4FeCN6, इसका मिश्रण होता है, की बनी झिल्ली होती है। ये आपको अच्छे से याद रखना। जो आपका एसपीएम है, अर्ध पारगम्य झिल्ली है, वो के पोटेशियम फेरोसाइनाइड और फिनोल का बनी एक संरचना युक्त, झिल्ली नुमा संरचना युक्त है, और यही इसका रासायनिक सूत्र होता है। इसके बाद बात करते हैं परासरण दाब। परासरण दाब होता है क्या है दोस्तों, तो इसके लिए अपन बात करते हैं कि अभी अपन ने परासरण देखा था, तो मैं यहीं लिख रहा हूं परासरण की प्रक्रिया को, परासरण की प्रक्रिया को, परासरण की प्रक्रिया को रोकने हेतु
रोकने हेतु लगाया गया दाब, यानी जो परासरण की प्रक्रिया हो रही है, इस परासरण की प्रक्रिया को रोकना अपने को, अभी मैंने बताया था परासरण की प्रक्रिया को रोक सकते हैं, जबकि विसरण की प्रक्रिया को आप नहीं रोक सकते हो। तो वही है, परासरण की प्रक्रिया को रोकने हेतु लगाया गया दाब, यानी जो दाब लगा रहे हैं अपन, उस दाब को ही, लगाया गया दाब परासरण दाब कहलाता है। परासरण दाब कहलाता है। इसे पाई के द्वारा दर्शाते हैं, इसे पाई के द्वारा दर्शाते हैं। ये भी आपको याद रखना है, इसे अपन पाई के द्वारा दर्शाते हैं दोस्तों। अब एक डायग्राम के माध्यम से बताने जा रहा हूं कि किस तरह से यह प्रक्रिया रोकी जा सकती है। देखिए, एक बड़ा सा पात्र ले रहा हूं दोस्तों। इस पात्र के अंदर दो भाग कर देते हैं। इस बीच वाले जगह से मैं एसपीएम झिल्ली डाल रहा हूं। ये रेड पेन से जो दिख रहा है आपको, ये एसपीएम की झिल्ली है। एसपीएम आप अच्छे से जानते होंगे। और इस कंटेनर को ऊपर से मैं पैक कर देता हूं। इसे यहां से पैक कर दिया, ये इस तरह से पैक कर दिया। यहां अपन दाब लगाना है अपने को। किस तरह से दाब लगाएंगे, वो इसके लिए अपन दाब को कंट्रोल करने के लिए है। और एक इधर से भी ऑब्जर्व करने के लिए अपन यहां से भी क्या करेंगे दोस्तों, दाब लगाएंगे। देखिए किस तरह से अपन दाब लगाते हैं। ये वाली स्थिति ए है और ये वाली स्थिति भी ए है, ठीक है ना। यहां जो आपने एसपीएम लिया है, इसके अंदर इस विलयन जो है, इसकी विलयन की सांद्रता है कम सांद्रता का विलयन। किसी का भी विलयन हो, चाहे ग्लूकोज का, सुक्रोज का, किसी का भी हो, और इस विलयन की सांद्रता क्या होगी, अधिक होगी। अधिक, जिस विलयन की सांद्रता अधिक होगी, अभी मैंने बताया था, जिसकी सांद्रता अधिक होगी तो कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर जाएगा। यानी यहां से जो भी विलायक के कण निकलेंगे, वो विलायक के कण इधर की तरफ आएंगे। अब देखिए, विलायक के कण इधर की तरफ आएंगे तो इसका लेवल क्या होगा, बढ़ेगा। और इसका लेवल बढ़ करके एक समय के बाद इसका लेवल बढ़ करके ये यहां तक पहुंच जाता है। यानी जो टाइम बढ़ेगा उसके साथ साथ ही इसका लेवल सी तक पहुंच गया। अब अपन चाह रहे हैं कि ये जो लेवल वापस है, जितना बढ़ा है उतना ही लेवल वापस से अपनी मूल अवस्था में आ जाए। तो इसके लिए अपने को क्या लगाना पड़ेगा दोस्तों, इसके लिए अपने को लगाना पड़ेगा दाब। यानी जो दाब लगाएंगे, जो दाब अपन नीचे की ओर लगाएंगे, जिससे ये अपनी मूल अवस्था में वापस से आ जाए। यानी कि सी अवस्था से, सी से पुनः ए पर लाने के लिए पिस्टन द्वारा लगाया गया दाब परासरण दाब के बराबर होगा। परासरण दाब के बराबर होता है। क्या क्या दोस्तों, जो पिस्टन ऊपर चला गया था, उस पिस्टन पे वापस से अपने दाब लगाई, जिससे क्या हुआ, ये वापस अपनी मूल अवस्था में आ गया। यानी परासरण की क्रिया क्या हो गई, परासरण की क्रिया रुक गई। हो गई क्या,
पहले हो चुकी थी, इस परासरण की प्रक्रिया को वापस रोक दिया, विपरीत दिशा में लेके गए और वापस से मूल अवस्था में लेके आ गए। यानी ऐसा लगा कि परासरण हुई नहीं थी। यानी परासरण ना हो इसके लिए जो भी दाब लगाया जाता है उसी दाब को क्या बोलते हैं साथियों? परासरण दाब बोलते हैं। अगले पार्ट में दोस्तों अपन परासरण दाब के नियम पढ़ेंगे। धन्यवाद आज के लिए।